तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 5 फरवरी 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। सोशल मीडिया के लिए जल्दी और सख्त नियम लाएगी सरकार। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए जाएंगे नए दिशा निर्देश। नोरा फतेही ने डिलीट किया 37 मिलियन फॉलोवर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट। हालांकि फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं है कि ये काम उन्होंने खुद किया है या किसी ने हैक करके उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया है। आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ने या घटने पे केंद्र सरकार ने झाड़ा पल्ला। महंगाई पे सफाई देते हुए कहा कि इनके दाम मौसम के हिसाब से तय होते हैं। देश में हासिल की गई बड़ी उपलब्धि, अब कचरे से रोज बनाई जाएगी 500 टन सीएनजी। इस सीएनजी के जरिए चलेंगी 400 बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्लांट का करेंगे 8 फरवरी को उद्घाटन। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए पाबंदियों में दी गई और ढील। स्कूल कॉलेज समेत अब खुल सकेंगी कई और चीजें। साथ ही कोरोना की वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक लग सकती है दूसरी डोज के 3 महीने के ही बाद। की जा रही है इसकी मांग। चुनावी मौसम में बीजेपी ने भी किए कई बड़े ऐलान। कहा हर गांव हर वार्ड में बनाएंगे क्लिनिक। साथ ही में छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 1-1 हजार रुपए बिल्कुल फ्री में। साथ ही किसानों का कर्जा होगा माफ और एमएसपी का दायरा बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करे सोशल मीडिया कंपनियां। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का है ये आदेश। जी हां, केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि साइबर स्पेस यानी कि डिजिटल दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनना होगा। राज्यसभा में उन्होंने बुल्ली बाई ऐप पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना महत्वपूर्ण था। ये महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। साथ ही आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के लिए जल्दी सख्त नियम लाए जाएंगे और इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार जल्दी नए नियम या दिशा निर्देश जारी कर सकती है। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों पर भी असर पड़ सकता है। अब सरकार की तरफ से सोशल मीडिया के लिए और क्या सख्ती की जाएगी या और किस तरह के नियम लाए जाएंगे, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। नोरा फतेही ने डिलीट किया 37 मिलियन फॉलोवर्स वाला इंस्टाग्राम अकाउंट। हालांकि चंद घंटे पहले ही शेयर की थी दुबई वेकेशन की तस्वीरें। जी हां, दिलबर गर्ल यानी कि नोरा फतेही सोशल मीडिया पे अपनी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी अपडेट करती रहती हैं। हालांकि अब उन्होंने फैंस से दूरी बना ली है। जानकारी के मुताबिक नोरा फतेही ने बीते शुक्रवार को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करके सभी फैंस को हैरान कर दिया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि नोरा फतेही के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 37 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर थे, लेकिन अकाउंट डिलीट होने के बाद उनकी पोस्ट, फॉलोवर्स और फॉलोइंग सभी चीजें जीरो दिखाई दे रही हैं। नोरा फतेही सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं और रोजाना अपनी ग्लैमर्स की तस्वीरें शेयर करती हैं। नोरा का अकाउंट डिलीट होने के पीछे क्या कारण है, फिलहाल ये बात पूरी तरह से सामने नहीं आई है। नोरा ने खुद अपना अकाउंट डिलीट किया है या किसी ने हैक करके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब इस तरह की सभी जानकारी नोरा का बयान सामने आने के बाद ही पता चलेगा। महंगाई पे सरकार ने दी सफाई। कहा आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें घटने या बढ़ने का कारण है बदलते मौसम। यानी कहने का मतलब ये कि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। जी हां, खाद्य उद्योगों के लिए राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीते शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि टमाटर, प्याज और आलू की उपज की कीमतों में उतार चढ़ाव मौसम की परिस्थितियों समेत अन्य कई कारणों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि इन कारणों में इन उपजों पर गैर पारंपरिक इलाकों से आना, फसल बुआई के तरीके, इसके अलावा भी कई और कारण हैं। आसान सी भाषा में कहें तो केंद्र सरकार का ये कहने का मतलब है कि आलू, टमाटर, प्याज की जो कीमतें घटती या बढ़ती हैं, तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, बल्कि बदलते मौसम या फसल कितनी हुई है, इसके अलावा भी कई और कारण है जिसकी वजह से इसके दाम घटते या बढ़ते रहते हैं।
कचरे के इस्तेमाल से रोज बनाई जाएगी 500 टन CNG। इससे दौड़ सकेंगी 400 बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 8 फरवरी को इस प्लांट का उद्घाटन खुद करेंगे। जी हां, इंदौर के देवगुराड़िया कोट में बायो CNG प्लांट का काम पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक अब PM मोदी खुद वर्चुअल तरीके से आने वाले 8 फरवरी को इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि शहर में रोजाना डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में 200 टन गीला कचरा निकलता है। अब इतनी बड़ी मात्रा में गीले कचरे को ठिकाना लगाना एक बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले इस गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाती है। जानकारी के मुताबिक ये खाद किसानों को केवल 3 रुपए प्रति किलो बेची जाती है। जानकारी मिली है जिन किसानों ने इन खादों का इस्तेमाल किया उनकी फसलें भी बढ़ी हैं। तो खाद बनाने के बाद जो गीला कचरा बचता है उसका उपयोग CNG के लिए किया जाने लगा। आपको बता दें, अभी ये प्लान इतना कामयाब हो गया है कि गीले कचरे की मदद से रोजाना 500 टन CNG बनाई जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश के इंदौर में लगभग 400 बसें चल रही हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की व्यवस्था आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी आ सकती है। बाकी जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां इस तरह की CNG से चलेंगी तो किराया भी सस्ता हो सकता है। फिल्म गंगूबाई का ट्रेलर हुआ रिलीज। पहली बार फीमेल कैरेक्टर रजिया के रोल में दिखेंगे विजय राज। आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन का भी दिखेगा कुछ अलग रोल। जी हां, संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी लंबे इंतजार के बाद आने वाले 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रिलीज से चंद दिनों पहले बीते रोज इसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें गंगूबाई का रोल निभा रही आलिया का दमदार रोल देखने को मिल रहा है। आलिया के अलावा भी फिल्म में कई किरदार और उनका बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन वाला लुक भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। जानकारी के मुताबिक कौवा बिरयानी सीन के मशहूर एक्टर विजय राज इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर रजिया बाई के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा अजय देवगन का भी इसमें एक अलग लुक देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के जेट सिक्योरिटी ऑफर को ओवैसी ने ठुकराया। संसद में कहा, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं मौत से नहीं डरता। साथ ही कहा, मुझ पे गोली चलाने वालों को जनता बैलेट से देगी जवाब। जी हां, AI मीम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीते शुक्रवार को लोकसभा में अपने ऊपर हापुड़ में हुए हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे जेट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं मौत से नहीं डरता। हम सभी को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। ओवैसी को लोकसभा स्पीकर ने बोलने से रोका तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि हमें नफरत मिटाना है। हरिद्वार धर्म संसद में मेरे बारे में क्या क्या कहा गया। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मेरे ऊपर गोली चलाने वालों पर UAPA क्यों नहीं लगाया गया। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, बल्कि देश का गरीब सुरक्षित होना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि यूपी की जनता गोली चलाने वालों को बुलेट का जवाब बैलेट यानी कि वोट से देगी। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में गुरुवार को ओवैसी पे 2 लोगों ने हमला किया था और कई गोलियां चलाई थी। इसी की वजह से मोदी सरकार ने बीते शुक्रवार को सुबह उन्हें जेट कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की। हालांकि उन्होंने ये सुरक्षा लेने से मना कर दिया। काले धन पे लगाम लगाएगा डिजिटल रुपया। RBI के पास होगा लेन देन का पूरा डेटा। जी हां, बीते मंगलवार को वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते हुए अपने भाषण में डिजिटल रुपए की शुरुआत की घोषणा की गई। निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, यानी जिस तरह से बिटकॉइन वगैरह है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते शुक्रवार को कहा है कि RBI द्वारा अगले वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला डिजिटल रुपया न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि इसके साथ साथ काले धन पे भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अगर आप किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं और डिजिटल रुपए से इसका भुगतान करते हैं और उस डिजिटल पैसे का इस्तेमाल दुकानदार द्वारा अपने विक्रेता को भुगतान करने के लिए किया जाता है, तो RBI के पास डिजिटल रुपए के साथ किए गए सभी लेन देन का पूरा डाटा होगा। इसके मुकाबले में जो बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी है उसका पूरा डेटा सरकार के पास नहीं होता। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च होने की वजह से डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और काले धन पे भी लगाम लग पाएगी। लोगों को दी गई बड़ी राहत। अब कार में अकेले यात्रा करने पे मास्क लगाना अनिवार्य नहीं। DDMA की बैठक में हुआ है ये बड़ा फैसला राजधानी दिल्ली के लिए। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर बीते शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें राजधानी में कोरोना के नियमों को लेकर कई तरह की ढील दी गई। इस बैठक में कार में अकेले सवार चालक को मास्क पहनने के नियम में छूट दी गई है। इस छूट के बाद अगला फैसला है दिल्ली के स्कूलों के संबंध में। जानकारी मिली है कि 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। इसके अलावा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल 14 फरवरी से खोले जाएंगे। हालांकि इन बच्चों को जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा।
इसके अलावा राजधानी दिल्ली में अब कॉलेज वगैरह को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अनुमति मिलने के बाद भी फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन कॉलेज वगैरह को नहीं खोलेगा। इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि स्थिति की समीक्षा के बाद ही ऑफलाइन कक्षाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही इस अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज को जब भी खोला जाएगा तो उससे 15 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो कोरोना को लेकर तो छूट दे दी गई है, लेकिन फिलहाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन है उसने कॉलेजों को खोलने से मना कर दिया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, पर अब नाइट कर्फ्यू का समय रात के 10 बजे से नहीं बल्कि 11 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अब सभी रेस्टोरेंट 11 बजे तक खुल सकेंगे। साथ ही अब दफ्तर में 100% क्षमता के साथ काम हो सकता है। इसके अलावा जिम, स्पा, स्विमिंग पूल वगैरह भी 7 फरवरी से खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना की वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक का समय घटाकर 3 महीने करने की जा रही है मांग। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सरकार से वैक्सीनेशन के सेकेंड और बूस्टर डोज के बीच यानी कि दूसरी और तीसरी खुराक के बीच का जो अंतर है उसे कम करने के लिए कहा है। फिलहाल ये गैप 9 महीने का है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन की तीसरी खुराक भी लगाई जाएगी, खास करके फ्रंट लाइन वर्कर्स को और बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। फिलहाल बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक का नियम यह है कि दूसरी खुराक के 9 महीने के बाद ये दी जाती है, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी खुद ये कह रही है कि इस समय को घटाकर 3 महीना कर दिया जाए। बाकी ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिनों में कोरोना के हालात को देखते हुए कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक सभी लोगों को लगानी पड़े। देश में एक बार फिर से मिले 1,49,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 1,070 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। हालांकि इसी दौरान 2,40,000 से ज्यादा लोग हुए हैं ठीक। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,49,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,19,52,712 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक 5,55,000 लोगों की जान जा चुकी है। जब से हमारे भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा 5 लाख पार होने के बाद इसी के साथ हमारा देश पूरी दुनिया में कोरोना से मौतों के मामले में तीसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे 9 लाख से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका है। साथ ही आपको बताते चले, बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,070 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से हमारे देश में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,17,088 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 14,35,569 हो गई है, यानी ये कुल एक्टिव केसों की संख्या है। किसानों के एमएसपी को लेकर गंभीर है भारत सरकार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी इसके लिए समिति। जी हां, कृषि मंत्री ने बीते शुक्रवार को एमएसपी को लेकर कहा कि भारत सरकार एमएसपी तय करने के लिए समिति बनाएगी। जानकारी के मुताबिक इस समिति यानी कि इस टीम का गठन 5 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी की जो कमेटी बनाई जाएगी, जो टीम बनाई जाएगी, तो इसमें किसानों के संघ के सदस्य होंगे, साथ ही वैज्ञानिक होंगे। साथ ही इस समिति में उन किसानों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें इस एमएसपी का फायदा मिलना है। उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कई और फसलों पे एमएसपी लाई जा सकती है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कहा जाता है, यानी केंद्र सरकार फसलों की एक कम से कम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहा जाता है। इसकी वजह से किसानों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उन्हें फसल को लेकर ये उम्मीद होती है कि अगर उनकी फसल नहीं बिकेगी या अगर उसका कोई कम दाम लगाएगा, तब भी केंद्र सरकार उसे उस कीमत पे खरीद लेगी जो कि एमएसपी में तय हुआ है। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से बहुत सारे किसानों की ये मांग है कि सभी फसलों पे एमएसपी लाई जाए और पूरे देश में। टेस्ला के कार को टैक्स में नहीं मिलेगी छूट। एलन मस्क के इंडिया में एंट्री के प्लान को लगा है झटका। भारत सरकार ने टैक्स छूट की मांग को कर दिया है खारिज। जी हां, टेस्ला की इंडिया में एंट्री की प्लानिंग को झटका लगा है। सरकार ने टेस्ला के इंपोर्ट टैक्स में छूट की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ट्विटर पे टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक यूजर से पूछा था कि इंडिया में टेस्ला की लॉन्चिंग कब होगी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ट्विटर पे टेस्ला के मालिक से एक यूजर ने पूछा था कि इंडिया में टेस्ला की लॉन्चिंग कब होगी। इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा था कि इंपोर्ट टैक्स पे फैसला आने के बाद टेस्ला कार की इंडिया में
में एंट्री हो जाएगी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि इस कंपनी की कारें काफी ज्यादा महंगी होती हैं। भारत में दूसरे देशों की गाड़ी कंपनियों के लिए ये रूल है कि अगर गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो इस पे 100% का टैक्स लगता है। आसान सी भाषा में समझाएं तो जो टेस्ला की कार 30 लाख रुपए की है, अगर इस पे 100% का टैक्स लगेगा तो ये भारत में आने के बाद 60 लाख रुपए की हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से एलन मस्क ने भारत सरकार से टैक्स में छूट मांगी थी। हालांकि इस मामले में राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर टेस्ला को टैक्स में छूट चाहिए तो उसे इंडिया में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी गठजोड़ के 11 बड़े ऐलान। कहा हर गांव और वार्ड में खोला जाएगा क्लिनिक, साथ ही छात्राओं को मिलेगा 1000 रुपए महीना। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा गठजोड़ ने 11 संकल्प जारी कर दिए हैं, जिसे बीते शुक्रवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई नेताओं के साथ जारी किया गया। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, पंजाब में बीजेपी पार्टी कई सारी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो इसी बीजेपी गठजोड़ ने ये ऐलान किया है कि अगर वो चुनाव जीतेगी तो लोगों को क्या क्या फायदे देगी। पहला ऐलान यह है कि राज्य में सिंगल इमरजेंसी पुलिस सहायता नंबर शुरू किया जाएगा। इस पे अगर कोई सहायता के लिए कॉल करेगा तो 15 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में कहा गया है कि पंजाब के बेरोजगार ग्रेजुएट को डिग्री पूरी होने के बाद 2 साल तक 4000 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यानी अगर नौकरी नहीं लग पाती है तो। इसके अलावा आशा और आंगनबाड़ी वर्करों का भत्ता 6000 रुपए से 10,000 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही जो छात्राएं हैं यानी कि लड़कियों को हर महीने 1000 रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि पंजाब में हर युवक को 1 महीने में 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी, यानी उसे खाली नहीं बैठना होगा। इसके अलावा भी कई ऐलान किए गए हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। आने वाले 8 फरवरी को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी को तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का भी साथ मिल गया है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी को समर्थन देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ आ रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगी। आसान सी भाषा में कहें तो ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान करेंगी। इसके अलावा जानकारी है कि ममता लखनऊ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में भी सपा के समर्थन में प्रचार कर सकती हैं। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी ऑस्ट्रेलिया। जारी हुआ सीरीज का पूरा शेड्यूल। आने वाले 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हां, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। मार्च 2022 में इस सीरीज का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी बार 1998 में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। असल में सिक्योरिटी वगैरह की वजह से ज्यादातर टीमें पाकिस्तान का दौरा नहीं करती हैं। जानकारी के मुताबिक पहला टेस्ट मैच 3 से 7 मार्च के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरा 12 से 16 मार्च और तीसरा 21 से 25 मार्च के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा पहला वनडे होगा 29 मार्च को, दूसरा वनडे होगा 31 मार्च को और तीसरा वनडे होगा 2 अप्रैल को। इसके बाद एकमात्र T20 मैच खेला जाएगा 5 अप्रैल को। राज कुंद्रा ने पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम किए मुंबई के 5 फ्लैट और 1 बंगला। इन सभी प्रॉपर्टी की कीमत है 38 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हो चुके बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने एक बड़ा फैसला लिया है। ताजा खबर आई है कि राज ने हाल ही में अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम 5 फ्लैट ट्रांसफर किए हैं। कहा जा रहा है कि राज के इन घरों की कीमत करोड़ों में है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि राज कुंद्रा को पिछले साल पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील फिल्में बनाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक राज कुंद्रा ने अपने मुंबई स्थित एक बिल्डिंग के पूरे फर्स्ट फ्लोर को शिल्पा के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें 5 फ्लैट हैं और इनकी कीमत 38 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही जुहू वाले जिस बंगले में वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे भी राज ने शिल्पा के नाम ट्रांसफर कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको एक खबर के तहत बताया कि सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें वगैरह जो घटती बढ़ती हैं तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, बल्कि ये होता है मौसम के कारण या इसके अलावा फसल कम हुई है या ज्यादा, इससे
भी असर पड़ता है। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कई और कारण बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आलू, टमाटर, प्याज वगैरह के दाम जो घटते या बढ़ते हैं, तो क्या सच में इसमें सरकार का कोई रोल है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। केंद्रीय यानी सरकारी कर्मचारियों के डीए में 14% का हुआ है इजाफा। हालांकि एरिया पे अभी नहीं है विचार। जी हां, केंद्र सरकार ने बजट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों यानी कि सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए में इजाफा कर दिया है, वो भी 14%। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक ने बताया है कि CPSCS के बोर्ड लेवल और बोर्ड लेवल के नीचे के अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा। असल में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको ये खबर समझ में आ गई होगी। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन हो गए हैं शुरू। आइए बताएं ज्यादा जानकारी। जी हां, राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जानकारी मिली है कि राजस्थान पुलिस ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत ये वैकेंसी निकाली है। ये भर्तियां 2% आरक्षण के तहत निकाली गई हैं। इसके तहत कुल 4588 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट rajasthan.go.in पे जाके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी भी वहां पर मिल जाएगी। वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 है। कर्नाटका में हिजाब पहनकर आई छात्रों को कॉलेज में नहीं मिला प्रवेश। बढ़ता जा रहा है ये मामला। अब शशि थरूर का आया है इस पर बड़ा बयान। जी हां, कर्नाटका के उडुपी जिले के कुंडापुर में हिजाब पहनकर सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश करने की कोशिश करने वाली मुस्लिम छात्राओं को बीते शुक्रवार को भी अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी में तीसरे दिन भी प्रवेश करने नहीं दिया। हिजाब पहनी छात्राएं माता पिता के साथ आई थी। असल में अधिकारियों ने आदेश जारी कर रखा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी ड्रेस कोड के अनुसार हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, यानी कि नकाब। इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रदर्शन भी हो रहा है। अब ताजा जानकारी ये है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि यह भारत की ताकत रही है कि हर कोई जो चाहता है उसे पहनने के लिए स्वतंत्र है। सिख है जो पगड़ी पहनते हैं, ईसाई के गले में क्रॉस है, कभी कभी हिंदू तिलक के साथ कॉलेज आते हैं। ये सारी सामान्य बातें हैं। इसी की वजह से लड़कियों को कॉलेज जाने देना चाहिए और उन्हें पढ़ने देना चाहिए। यानी कि लड़कियां क्या पहने और क्या नहीं पहने, ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। 200 तोपों की खरीद करेगी भारतीय सेना और इसे तैनात किया जाएगा चीन की सीमा पर। जी हां, लद्दाख सेक्टर में K9 तोप की सफलतापूर्वक तैनाती और परीक्षण करने के बाद अब भारतीय सेना इन्हें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC मध्य और पूर्वी सेक्टर में ऊंचाई वाले स्थान पे तैनात करेगी। जानकारी के मुताबिक इस तरह के 200 तोपों को खरीदा जाएगा और इसे चीन की सीमा के पास में तैनात किया जाएगा। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में हुई है भारी बर्फबारी। इसकी वजह से 640 सड़कें और 2840 बिजली ट्रांसफर हो गए हैं ठप। जनजीवन हो गया है अस्त व्यस्त। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, लाहौर, स्पीति और किन्नौर जिलों में ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला पूरी तरह से देश दुनिया से कट गई है। बीते रोज सुबह यहाँ यातायात भी ठप हो गया। शिमला शहर से जुड़े 3 और प्रदेश के कुल 5 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। 640 सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बिजली के 2840 ट्रांसफार्मर ने काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा निजी और सरकारी 550 से ज्यादा बस रूट भी ठप हो गए हैं। बीते 2 दिनों से हवाई सेवाएं भी रुकी हुई हैं। आज 5 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पे भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में और बिहार के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।
मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। तो दोस्तों आज 5 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।